वक्त की बड़ी खबर के साथ बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। ममता बनर्जी ने जीत का दावा किया है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। अंतिम राउंड के बाद हम जीतेंगे, ये ममता बनर्जी ने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा है कि काउंटिंग सेंटर पर ही रहें। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग जो है मनमानी कर रहा है। तो लगातार देखिए, बीजेपी जो है 2 बहुमत से आगे निकलती हुई पश्चिम बंगाल से नजर आ रही है। और काउंटिंग के बीच जो है ममता बनर्जी का एक वीडियो संदेश जारी हुआ है, जिसमें वो साफ तौर पर अभी भी हार मानने के मूड में नजर नहीं आ रही हैं। ममता बनर्जी साफ तौर पर कह रही हैं कि हम ही जीतेंगे। कार्यकर्ताओं को कह रही हैं, समर्थकों को कह रही हैं कि आप डटे रहे, निराश बिल्कुल ना हो, हार हमारी नहीं होगी। लेकिन जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे, भवानीपुर से ममता बनर्जी देखिए फिलहाल आगे निकल रही हैं। रुझानों में बीजेपी को बम्पर बहुमत मिल रहा है। तो कई राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। अंतिम राउंड के बाद हम जीतेंगे, ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कई सालों का सपना जो है बीजेपी का, वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको जानकारी दे दें कि 192 बीजेपी को, वहीं 96 सीटें जो है ममता बनर्जी यानी टीएमसी को मिलती हुई नजर आ रही है। ये बड़ा जनादेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैक्टर जो है वो भी चलता हुआ नजर आया है। पीएम ने साफ तौर पर कहा था कि बंगाल में इस बार कमल खिलेगा, और कमल जो है कहीं ना कहीं खिलता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच ये बड़ा संदेश जो है ममता ने जारी किया है, इसे लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ममता कह रही हैं कि आखिरी राउंड में बड़ा खेला होगा और टीएमसी चौथी बार सत्ता में वापस आएगी। बिल्कुल, ऐसे में सिमरन जो वीडियो जो है जारी किया गया ममता बनर्जी की तरफ से, काफी गुस्से में वो नजर आई थी। हमने पूरा वीडियो जब देखा तो हालांकि बंगाली भाषा में उन्होंने संदेश जारी किया था, लेकिन जिस तरीके से आक्रामक तेवर उनके नजर आए, कल से ही अगर बात करें तो उन्होंने कल से ही जो है एक्स पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना शुरू कर दिया था। रात को उन्होंने कहा था कि हम जो है पूरी रात जगे हुए हैं, किसी भी तरीके की जो है हम गड़बड़ी नहीं होने देंगे। सुबह होने के साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के नाम एक और एक्स पर पोस्ट साझा किया था, शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सतर्क रहिए, सतर्क रहने का समय आ गया है। उनका सीधा सीधा असर था कि इलेक्शन कमीशन मनमानी करेगा और हमें सतर्क रहने की जरूरत है। स्ट्रांग रूम को लेकर भी उनका विवाद सामने आया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से 2 दिन पहले उन्हें जो कड़ी फटकार लगी थी, उसके बाद कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का जो है मोटिवेशन डाउन होता नजर आया था। तो बिल्कुल देखिए, बढ़त जो है बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और लगातार इसे लेकर कयास भी लगाया जा रहा है कि जिस चीज को लेकर लगातार दावा किया जा रहा था कि बीजेपी जो है इस बार सत्ता में वापस आएगी। और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता रमेश चंद्र रत्न जुड़ गए हैं। रमेश जी, आज तो आप लोगों के लिए बधाई है, क्योंकि सालों का, अरसों का सपना जो है आप लोगों का पूरा होने जा रहा है। क्या कहेंगे? मैं आपके इस आह्वान को, आपको मैं स्वयं अभिवादन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, उनको भी मेरी दिल की गहराई से अभिवादन है। और जिन मतदाताओं ने एक प्रचंड, एक ऐतिहासिक जीत को उत्सव के रूप में मनाया है, और ममता जी अभी भी झूठा बहाना बना करके अपने कार्यकर्ताओं को झूठा ढांढस बना रही हैं। अगर 2 उनके ऐतिहासिक पीरियड कहती हैं, अगर उनका ऐतिहासिक पीरियड हुआ होता तो इस तीसरे चौथे दौर की बात सुनने वाले, और अंतिम दौर में खेला हो जाएगा। खेला तो हो गया, जो भारत की सरजमी पर बाहर के लोग खेला कर रहे थे, वो खेला तो कर दिया लोगों ने। विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत, शक्तिशाली भारत, मोदी जी का 2047 का जो विजन है, उसको लोगों ने जाना, पहचाना। तभी तो मोदी जी ने कहा था कि अब कमल खिलेगा। कमल खिल गया, और उनका जो जनता को गुमराह करके बेवकूफ बनाना कि अंतिम चरण में खेला होगा, अंतिम चरण उनका हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, जिसमें सबकी सुरक्षा, सबकी सोच, सबकी व्यवस्था को लेकर के आगे पार्टी बढ़ी है। और यहाँ बूथ और जो है यानी पंडा प्रमुख से लेकर के जो कैडर बना है, उस कैडर को नकारा नहीं जा सकता।
उस कार्यकर्ताओं का भी अभिवादन है जिन्होंने माननीय मोदी जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में और एक ऐतिहासिक प्रचंड जीत को हासिल किया है। और अब तो खेला उनके साथ तो हो गया, बेचारा बहाना बना करके जिस तरह के ये कांग्रेस का है। लेकिन साफ तौर पर ममता दीदी अभी भी कह रही हैं कि हम ही जीतेंगे, चाहे जितना ये जो अभी तक नतीजे सामने आ रहे हैं, आंकड़ों में आप लोग को बढ़त भले ही मिल रही है, वो कह रही है कि आखिरी राउंड की वोटिंग जो है, काउंटिंग जो है, होने दीजिए, दिख जाएगा कौन सरकार बना रहा है। ये कांग्रेस के उस मूवमेंट से, जो आजादी का मूवमेंट था, जिस राजनीतिक पार्टी बनी, वो कांग्रेस भ्रष्टाचार और आतंकवाद की वजह से क्षेत्रीय पार्टियों को जन्म लिया। उनमें से ये ममता जी भी प्रमुख हैं, और जो हाल उनका हुआ है वो हाल उससे ज्यादा बुरा इनका भी होने वाला है। इसलिए जो है झूठी और थोते जो है नारों में अब जनता फंसने वाली नहीं है। जनता को विकास चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और चहुमुखी विकास के लिए मोदी जी को जाना है, माना है, पहचाना है। और इसीलिए अमित शाह जी और माननीय मोदी जी तभी तो कह दिया था कि कमल खिलेगा, खिल गया कमल। और अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत, शक्तिशाली भारत में बंगाल, असम जैसा के एक राज्यों का भी प्रमुखता के दौरे में एक दौर बना है। मैं अभिवादन करता हूं मतदाताओं को, ऐसे में और रमेश अभिवादन सैल्यूट करता हूं अपने संदेश, वीडियो संदेश जो है ममता बनर्जी ने कार्यकर्ता और जनता के नाम पे जारी किया है, उसमें वो खुद घिरती नजर आई है। पहले काफी आक्रामक गुस्से में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पक्षपात कर रहा है, यानी मनमानी कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो कह रही है कि शाम तक जो है जब आखिरी राउंड की काउंटिंग होगी तो हम जीत जाएंगे। ऐसे में एक तरफ आप पक्षपात का भी आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है अपनी जीत का भी दावा कर रहे हैं। ऐसे में स्टैंड कहीं आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन पक्षपात करेगा तो अंतिम राउंड की वोटिंग काउंटिंग के अंदर भी पक्षपात देखने को मिलेगा, फिर आप जीत का दावा कैसे कर पा रहे हैं? ऐसा है, ये कांग्रेसियों के मूवमेंट से निकली हुई ये टीएमसी है। जिस तरीके से कांग्रेसी जो है लोग संस्थाओं को अपने जब संविधान को नहीं मानते, उसी में से निकली हुई टीएमसी है। तो उसमें से निकलनी हुई इन महान नेता जो ममता जी को भी कहां भावेगा संविधान, कहां संस्था अच्छी लगेगी, जिनके खुद के जो महल शीशे के होते हैं वो दूसरों के पत्थर मारने का काम करते हैं, वो उसी मूवमेंट से निकली हुई ममता जी हैं। बिल्कुल, ऐसे में रमेश जी, ममता बनर्जी काफी गुस्से में नजर आ रही है। शायद बौखलाहट जो है वो उनकी देखी जा रही है, और कहीं ना कहीं खास भी ये बौखलाहट हो जाती है क्योंकि 3 बार से सत्ता में वो बनी हुई है लगातार। अब बीजेपी का जब कमल खिलेगा, और वो भी तब इतना स्ट्रॉन्ग इसे चुनाव को माना जा रहा था, एक तरफा नहीं बल्कि कांटे की टक्कर माना जा रहा था। लेकिन जब नतीजे सामने आए, एक तरफा ये मुकाबला होता नजर आ रहा है, तो टीएमसी में जाहिर सी बात है बौखलाहट तो देखने को मिलेगी। 3 बार की ममता जी को अपने कांग्रेस और अपने कार्यकाल से एहसास नहीं हुआ जी, और जगने का काम किया होता तो नारियों संसद में अभी पिछले दिनों क्या हाल हुआ, विपक्षी ने क्या किया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में क्या सोचा, उनकी सोच का परिणाम उनको मिल गया ना। एक मुख्यमंत्री महिला होते हुए भी नारी के सम्मान के बारे में चिंता की होती तो नारी का साथ वहां क्या क्या नहीं हुआ। मैं नहीं आज के मौके पे मैं उस चीज को नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि हमारा उत्सव है, एक ऐतिहासिक पर्व है, तो उस पर्व की उस धारणा को मैं दूसरे रूप में नहीं ले जाना चाह रहा। लेकिन ठीक है ना रमेश जी, ऐसे देखिए अगर हम बात अगर उत्तर प्रदेश की भी करें तो वहां के मुखिया अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी जो है ना वो सनातन वाला कार्ड खेली थी। आप लोग 2024 में भी यही बोले थे कि अगर हम सरकार में नहीं आते हैं तो सनातन जो है खत्म हो जाएगा। अब देखिए ना सनातन की कितनी बहुमत के साथ जीत हुई है। सबसे पहली चीज तो यह है कि ये पार्टी किसी जात धर्म से नहीं, सबका साथ सबका विकास का स्वरूप को संतुष्ट करके एक राष्ट्र, और ये पार्टी पहली है जो नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट की बात करती है। बाकी पार्टियां चाहे जितनी भी हों, क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे अखिलेश हो चाहे ममता जी हो, सेल्फ फर्स्ट, नेशन इनके लिए लास्ट है। तो यह सेल्फ वाला बीजेपी में नहीं है, यहाँ तो नेशन फर्स्ट है, पार्टी नेक्स्ट है, सेल्फ लास्ट है। और उसी धारणा से कार्यकर्ताओं को एकजुटता से कैडर बना है, विचारधारा का कैडर बना है, राष्ट्र धर्म परम वैभव की तरफ जो है सोच बना करके, तभी तो 2047 का विजन माननीय मोदी जी ने बना करके आज चहुमुखी विकास हो रहा है। जितनी योजना है वो किसी जाति धर्म से नहीं चल रही है,
तभी तो पहली बार नारा दिया था सबका साथ सबका बिल्कुल विकास बिल्कुल सबका रमेश प्रयास। जी, और तो प्रधानमंत्री ऐसे नरेंद्र ही मोदी ने सोच के जिस साथ तरह पार्टी- झालमुड़ी खाया ना, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि झालमुड़ी मैं खा रहा हूं लेकिन इसकी झाल जो है टीएमसी और अन्य विपक्षी पार्टियों को लग रही है। तो आज ये कह सकते हैं आप लोग खूब मिठाई और झालमुड़ी खूब ही खाएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अब मैं लौटूंगी सर आपके पास। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे क्योंकि बीते दिन जिस तरह हमने देखा दिल्ली एनसीआर में खूब बारिश हुई, तो पता यही लग रहा था कि बारिश हुई है, कीचड़ फैलेगा, कमल खिलेगा। ममता ने कहा था आप बंगाल पर हमला करेंगे, हम दिल्ली में करेंगे। लेकिन अब जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, ये कह सकते हैं कि बरसों का सपना पूरा हो गया बीजेपी का। आप सही बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल से कोशिश कर रही थी कि जो भी वहाँ पे लोकल इश्यूज को उसको उठाया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उन्होंने इशू उठाया, डेवलपमेंट को लेकर के इशू उठाया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस बार काम आ गया है। और हम लोगों ने देखा कि जी। इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पे कैंपेन बखूबी किए और अमित शाह जी भी वहाँ पे किए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भारतीय जनता पार्टी को लगता हुआ दिख रहा है। जी। हालांकि अभी फुल रिजल्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से रुझान आ रहा है उस तरह से ऐसा लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी जो कि जी, जी। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हैं, उन्होंने देखा कि पूरे 5 साल उन्होंने जो है वहाँ लोकल इशू उठाया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको फल मिल सकता है और आने वाले समय में हम लोग देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे सरकार बन सकती है। बिल्कुल कमल खिलता पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं जीतोड़ मेहनत भी इसके पीछे तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं की हम मानेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल का रण जीतना बिल्कुल आसान नहीं था, ममता के गढ़ को भेदना बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन कमल खिला है। ममता बनर्जी को हराने के लिए बड़ी मेहनत की है। वापस आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार द्विजेंद्र तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका द्विजेंद्र जी। अगर बात करें महिला वोटर्स की, तो क्या महिला वोटर्स ने ममता का समीकरण बिगाड़ दिया? क्योंकि महिला विरोधी बयानबाजी ममता बनर्जी के सामने हर बार आती नजर आई है। 33% महिला आरक्षण को लेकर वो पीक टाइम था, जब पीक टाइम पर विशेष सत्र बुलाया गया और गिराया गया। लगातार बीजेपी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आक्रामक नजर आए थे ममता बनर्जी को। उन्होंने कहा कि आप महिला मुख्यमंत्री हैं, आपकी तरफ से इस बिल को सपोर्ट नहीं किया गया। तो क्या महिला वोटर्स ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में? प्रगति जी, एकदम आपने सही बात पकड़ी है कि देखिए, कोई भी चुनाव, चाहे पश्चिम बंगाल हो या महाराष्ट्र हो या यूपी हो, जो निर्णायक वोट होता है, ये मेरी स्पष्ट मान्यता है कि निर्णायक वोट हमेशा महिलाओं का होता है जी। क्योंकि देखिए, महिलाओं का जो वोट होता है ना, वो जब एक तरफ झुकता है तो वो पार्टी निश्चित तौर पर जीतती है, क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल वोट होता है। जो महिलाओं का वोट होता है बहुत इमोशनल वोट होता है। आपको जो मेल, जैसे हमारे जैसे पुरुष हैं, वो तमाम तरह के गुणा भाग बहुत ज्यादा करते हैं। कुछ महिलाएं भी होंगी जो गुणा भाग करती होंगी, लेकिन आमतौर पर जो महिला होती है वो बहुत इमोशनल होकर के और अपने भले और अपने परिवार, अपने कुटुंब, उसके भले के हिसाब से जो फैसला होना चाहिए वो लेती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि महिला अगर एक तरफ झुक गई तो वो पार्टी निश्चित तौर पे जीतती है। और मुझे लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं इस बार पूरी तरह से बीजेपी की तरफ झुक गई। उसका कारण सिर्फ रिजर्वेशन नहीं है, बहुत सारे मुद्दे होते। देखिए, जब आप कोई पकवान बनाते हैं, अगर आप लड्डू बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, तो उसमें सही मात्रा में शक्कर होनी चाहिए, सही मात्रा में घी होना चाहिए, सही समय तक उसको पकाया जाना चाहिए। ये तब जाके एक अच्छा स्वादिष्ट पकवान बनता है। तो बिल्कुल पश्चिम बिल्कुल बंगाल देखिए में भी जी बिल्कुल आपने देखिए सही कहा। इसमें मैं सवाल भी जोड़ दूं कि महिलाएं जो है, अब अपने भारतीय जो महिलाएं हैं, वो सिर्फ घरों में किचन में पकवान नहीं बना रही हैं। नतीजे जो सामने आ रहे हैं, तस्वीरें जो निकलकर बिहार से सामने आई, दिल्ली से सामने आई, अब पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, साफ तौर पर महिलाएं जो है सरकार भी बना रही हैं। और यही वजह है कि अब हर एक पार्टियों ने यह समझ लिया है कि अगर सत्ता जीतना है, कुर्सी पर बैठना है, तो महिलाओं का हित करना है, महिलाओं को लेकर आगे चलना है। मैं अभी भी कहता हूं, देश के हर कोने में जब तक महिलाएं रात को 12 बजे
सुरक्षित महसूस करते हुए जी। यात्रा नहीं कर पाएंगी, तब तक उन महिलाओं का समर्थन उस पार्टी या उस राज्य जहां भी वो असुरक्षित महसूस करती हैं वहां उस पार्टी को वोट नहीं मिलने वाला है। तो महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा मुझे पश्चिम बंगाल में लगता है। और महिलाओं ने देखा वहां पे कि जिस तरह से संदेश खाली में हुआ और भी तमाम तरह की जो छेड़छाड़ की घटनाएं हैं, बलात्कार की घटनाएं हैं, देखिए रोजी रोटी बड़ा सेकेंडरी हो जाता है। अगर आप किसी भी महिला या इवन किसी पुरुष से भी पूछें तो उसके लिए रोटी मजबूत जरूरी है या सुरक्षा, तो वो पहले सुरक्षा की बात करेगा। रोटी तो सब कमा लेते हैं, तो सुरक्षा जहां नहीं है तो वहां पर रोटी कमा करके भी आप क्या कर लेंगे? मतलब आपके पास अगर आप खाने लायक ही नहीं बचेंगे, आपकी आत्मा, आपका शरीर अगर घायल कर दिया जाएगा तो आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? तो जो सुरक्षा का जो मुद्दा है वो पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा काम कर गया। और जो मैं पकवान की बात कर रहा था, मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूं। तो ये इतना अच्छा रिजल्ट आने का कारण ये है कि भाजपा ने इतना अच्छा पकवान तैयार किया। उन्होंने तमाम चीजों को अच्छे तरह से, कहते हैं ना, सीजन किया उसको। उन्होंने जो है घुसपैठ का मुद्दा उठाया, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया, इसके अलावा हिंदुत्व के जो खतरे में है उस इलाके में, जो बांग्लादेश से जो लोग आते हैं उनकी वजह से, वो मुद्दा लिया। और एक और मुद्दा जो मुझे समझ में आता है, जो हर बंगाली, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उसके दिमाग में कहीं न कहीं ये बात बैठी थी, दीपू दास वाली घटना। मुझे लगता है उसने भी बहुत काम किया होगा। जिस तरह से बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या करके और उसका जो शव है जिस तरह से जलाया गया, उसका भी एक बहुत बड़ा। बिल्कुल द्विजेंद्र जी, बीजेपी के पास तमाम ऐसे कई मुद्दे थे जिन्हें साध कर बीजेपी ने जो है ममता को अब सत्ता से बाहर कर दिया है। दीपू दास का बेहद अच्छा मुद्दा आपने बताया, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा हो रही थी हिंदुओं के खिलाफ, उससे आक्रामक और रोष भी कहीं ना कहीं जनता में देखने को मिला था। और ये मौका जो मिला बीजेपी को, उन्होंने बखूबी से बुनाया है। वापस आपके पास लौटेंगे, कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ मैं आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले अनिल मिश्रा है, माफ कीजिएगा, अनिल मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। और बीजेपी मुख्यालय से सीधा हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता जो विमल सिंह है वो भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत विमल जी नेटवर्क 10 पर। ऐसे में अनिल जी, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से अभी तमाम मुद्दों की हम बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल में, ऐसे में मैं आपको पीछे लेकर जाना चाहूंगी। जब बिहार का 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ था, जी तोड़ मेहनत एनडीए ने की, प्रचंड बहुमत मिला, वहां पर एक नया एमवाई समीकरण देखने को मिला था, महिला और यूथ। प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण में कई बार कहा है कि अब मुस्लिम और यादव एमवाई समीकरण नहीं है, महिला और यूथ है। तो जिस तरीके से एक बार फिर से इन सीटों पे, चाहे असम हो, पौंडीचेरी हो, बंगाल हो या फिर तमिलनाडु में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन, क्या एमवाई समीकरण महिला युवाओं का योगदान मान के चले? नहीं, बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ये जो रिजल्ट हैं कहीं ना कहीं भाजपा के पूरी तरह से फेवर में है। लेकिन मैं थोड़ा, जैसे सभी हमारे विशेषज्ञ बता रहे थे कि कुछ न कुछ, देखिए विजय के पीछे फिर कई फैक्टर होगा, जैसे हार के पीछे कई फैक्टर होता है, लेकिन इनका एक मूल होता है जो मेरे समझ में आता है कि बीजेपी अपनी कूटनीति में सफल रही। बीजेपी शुरू से, अगर 2 से आज ये पूरे देश पे 2 सीट से लेकर कब्जा कर रही है, तो उसके पीछे एक लाइन जो उनकी थी उसमें वो पूरी तरह से सफल रही। उसको जो, अगर एक वर्ड नाम ले तो लोग कहते हैं आप उस पर आरोप लगा रहे हैं, आप मीन्स कोई भी, लेकिन जो लड़ाई थी वो जो 30% की लड़ाई को उन्होंने हाईलाइट किया और इस लड़ाई को 70 वर्सेस 30 किया, उसमें काफी हद तक कूटनीतिक सफलता बीजेपी को मिली है। इस लड़ाई को डेवलप करने में या इस रिजल्ट को लाने में उसके पीछे ये फैक्टर होते हैं, जिसमें आप महिला सुरक्षा भी ला सकते हैं, यूथ का बेरोजगारी भी ला सकते हैं, करप्शन भी ला सकते हैं, डेवलपमेंट भी ला सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने उस जो वे है जिसमें वो हर स्टेट में जाके वो उसका आधार यही होता है, उस आधार को पीछे रखते हुए उसमें मुद्दे जोड़ती है। और बीजेपी का जो है, हमेशा अगर आप ध्यान दें, जो चुनाव लड़ने का एक तरीका होता है वो सबसे मेन होता है इमोशनल, भावनात्मक, पब्लिक के भावनाओं से जुड़ना। और भावना में 2 चीजें सबसे बड़ी होती हैं, एक होती है धर्म, एक होता है राष्ट्र। अगर आप इस पूरे चुनाव प्रचार में जितना भी बहस हो, कितने भी लोग बोले, उन सब के पीछे जाके देखिए तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्रवाद पे टिकेगा और कहीं ना कहीं धर्म पर जाकर टिकेगा। यहां ममता बनर्जी का अहंकार, जिस तरह से ममता
बनर्जी को एक ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था और 30% उस एक स्पेशल जो ग्रुप है उसकी वोट के पीछे अपने को बिल्कुल विजयी समझना, उसमें जो एक सेंध लगाई बीजेपी ने और उसके अगेंस्ट 70% को एक मुश्त खड़ा करने का प्रयास किया, भले पूरे न सफल हो लेकिन पूरी तरह से सफल हुए, विजय रथ को आगे ले जाने। लेकिन अनिल जी, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगी, अभी भी तो ममता बनर्जी का जो संदेश सामने आया है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम हारे नहीं है, अभी रुकिए, हम जीतेंगे और चौथी बार भी सरकार बनाएंगे। नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि ये एक उनका जो आत्मविश्वास था, ये आत्मविश्वास नहीं कहा जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाएगा। उनका जो अपना था, मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझा दूं, जैसे अभी आप लोग महिला पर भी डिस्कशन कर रहे थे, निश्चित है महिलाओं का वोट का बहुत महत्व है और महिला ही नहीं, जब कोई भी हार जीत अगर बड़े लेवल पे होती, इस तरह 2-4-10 सीट का अंतर होता तो समझ में आता, लोग कंफ्यूज हुए और कुछ उस मुद्दे पर गए, कुछ उस मुद्दे पर गए। लेकिन जब वन साइडेड होता, अभी आप देखिएगा बीजेपी यहाँ 200 के लगभग डग जाएगी, तो उसका रीजन है कि फिर एक चेंज का, बदलाव का एक माहौल बनता है और उस माहौल में फिर महिला, यूथ, पुरुष कोई अंतर नहीं रखता, वो माइंडसेट होता है। उस माइंडसेट में अगर आप ध्यान दें तो ये जो लड़ाई थी, जैसे उसमें बहुत से फैक्टर इंक्लूड होते हैं। बांग्लादेश का मैटर अगर अभी आपको याद हो, वहां सत्ता परिवर्तन हुआ किस तरह का, और वहां की जो एक्टिविटी थी, खासकर हम इंडियंस के अगेंस्ट और इंडियंस के अगेंस्ट के उसमें जाकर आप देखें तो जो हिंदुत्व पर आया और उसके अगेंस्ट फिर ममता का जो, नो डाउट ममता से लोग नहीं नाराज हैं, लेकिन ममता की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और खासकर उस 30% से जुड़े लोग और उनका जो कानून पर अधिकार हो गया था और जिस तरह से अराजकता कानून व्यवस्था में फैली हुई थी, जिस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता कानून को अपने हाथों में लेकर अपने एरिया में शासन चला रहे थे, उसके प्रति एक विद्रोह है। बिल्कुल अनिल जी, अगर बात करें तो टीएमसी की जो गुंडागर्दी देखने को मिली थी बंगाल में, उसमें रोष काफी हद तक जनता के बीच में देखा गया था। आपने ममता बनर्जी का भी जिक्र किया, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से जो ढील अपने गुंडों को दी गई थी, टीएमसी के गुंडे काफी पॉपुलर हो गए थे। संदेश खाली का हम एग्जाम्पल ले या फिर फलता के हम बात करें, अजय पाल को लेकर जिस तरीके से कंट्रोवर्सी सामने आई, साफ तौर पर कहा 4 तारीख को नतीजा आने दीजिए, उसके बाद देखेंगे हम आप कहां जाते हैं। इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, ममता बनर्जी का ओवर कॉन्फिडेंस, ममता बनर्जी के साथ 30% वो तो उनको 100% था, लेकिन साथ में बंगाली शब्द या बांग्ला शब्द को लेकर जितना वो कंफ्यूज थी और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की राजनीति अगर आप देखिए तो भारत से हट के हो रही थी, वो कहीं ना कहीं भारत के बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बीजेपी की जो इस बार की रणनीति देखने को मिली थी वो बेहद स्पष्ट थी कि महिला और शरणार्थी का जो मुद्दा है उसके ऊपर घेरेंगे। वापस आपके पास लौटेंगे अनिल जी, एक बार बीजेपी प्रवक्ता विमल सिंह का रुख करना चाहेंगे। लगातार विमल जी हमारे साथ बने हुए। विमल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, 3 राज्यों में क्लियर बहुमत आपको मिल रहा है। ऐसे में बंगाल में कमल खिलाना आपका मुख्य उद्देश्य था, असम में आप लोग हैट्रिक बना रहे, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। और दूसरा ये बताइएगा, बीजेपी मुख्यालय में झालमुड़ी पार्टी की तैयारियां पूरी हो गई है क्या? देखिए, मैं अभी आपके कैमरे के सामने जो है ये जो हमारे बंगाल जी मैं वही कहना चाहता हूं कि ये बंगाल की ईश्वरूप जनता जो है, जिसके मेहनत के पसीने से बना हुआ ये जो झालमुड़ी है वो उसकी जीत हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं ये फैक्ट्री से बना हुआ जलेबी नहीं है, ये हमारे जो बंगाल के ईश्वरूप जो जनता है उसके पसीने से टपकता हुआ ये जो झालमुड़ी का जो रस है वो जो है आज जो है उसकी जीत हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आज जीत जो है भय को हरा के विकास की हुई है। आज जीत जो है वो तुष्टीकरण और तानाशाही को हरा के जो है वो विकास की हुई है। मैं कहना, देखिए सबसे बड़ी बात, आज आपने देखा मैं बंगाल में लगभग 15 दिन चुनाव में था, ग्राउंड पे हमने काम किया है और वहां पे जो है जिस तरीके से भय का माहौल था, वहां पे जो है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया, जिस तरीके से वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले लोग थे उनको मारने का प्रयास किया गया, इसमें जो है ये तानाशाह, ये तुष्टीकरण, ये जो प्रशासन जिस तरीके से लोगों को डराने धमकाने का प्रयास करता रहा, ये जो कमीशन खाने वाली जो सरकार थी उसकी हार हुई है। और ये बंगाल की स्वरूप जनता को मैं आप नेटवर्क 10 के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के इतर से भी ऊपर जो है जो सीटें आई हैं
वो बिल्कुल बहुत रोकना चाहूंगी हल्का- विमल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, रुझान के बीच बंगाल में बवाल हो गया। आसनसोल, कोलकाता और कूच बिहार में टीएमसी ने जमकर हंगामा किया। तो देखिए, इसी चीज का हम जिक्र कर रहे थे कि बंगाल में भला बवाल ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कोलकाता, कूच बिहार में बवाल हुआ है। रुझान के बीच ये बड़ा बवाल एक बार फिर से देखने को मिला है। तो एक बार फिर से बीजेपी के प्रवक्ता का रुख करेंगे। विमल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमल जी, अभी हम यही जिक्र कर रहे थे, आपने कहा कि गुंडागर्दी को हराकर अब एक बार कमल खिला है, लेकिन इस बीच एक बार फिर से उपद्रव हो गया। अब टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो फिर से बवाल मचा रहे हैं। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं और इसी चीज का डर था, चूंकि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था कि मतगणना के बाद 60 दिन तक भी जो एजेंसियां हैं, फोर्सेस जो है वो बंगाल में ही तैनात रहेंगी, क्योंकि इसी तरह की घटना होने की आशंका जताई जा रही थी, जो कि साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता जो है, जो समर्थक जो है, जो नेता यहां पर पहुंचे हैं, वो झड़प करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने इससे पहले संदेश में साफ तौर पर अपने समर्थकों को, प्रत्याशियों को कह दिया था कि केंद्रों के पास ही रहे, केंद्रों के बाहर ना जाइए, डटे रहिए, हमारी जीत जो है सुनिश्चित है। तो बवाल एक बार फिर से टीएमसी के गुंडे मचाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, फोर्सेस जो है वहां पर तैनात की गई है, इन सभी स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए फोर्सेस वहां पर तैनाती की गई है। लेकिन ये बवाल भरी तस्वीरें निकलकर लगातार सामने आ रही है। आसनसोल में बवाल हुआ है, कोलकाता में हुआ है, जो कि लगातार तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और कूच बिहार में भी टीएमसी ने जमकर हंगामा बरपाया है। और इससे पहले भी हमने देखा था कि जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन भी साफ तौर पर कहा गया था कि स्ट्रांग रूम के बाहर भी, ये देखिए झड़प की तस्वीरें, देखिए पुलिस कर्मियों से झड़पते हुए ये टीएमसी के कार्यकर्ता जो है नजर आ रहे हैं। और यही गुंडागर्दी झेल रही थी जनता 15 सालों से, और उससे ऊब कर अब जनता ने बीजेपी को चुना है। और जिससे आग बबूला होते हुए ये टीएमसी के कार्यकर्ता देखिए कुर्सियां फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिसकर्मियों से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एक और जहां आंकड़ों का जिक्र करें तो देखिए 2/3 के साथ बीजेपी ने सरकार को लगभग बना ही ली है। उससे जो है आपा खोते हुए ये टीएमसी के कार्यकर्ता साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, पुलिसकर्मियों के साथ, फोर्सेस के साथ, आर्मी के साथ झड़प करते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है। ये देखिए तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, कोलकाता से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी कोलकाता से ये तस्वीरें सामने आती हुई, जहां पुलिस बल, सुरक्षा बलों के साथ टीएमसी के कार्यकर्ताओं की झड़प की ये तस्वीरें हैं। देखा किस तरीके से कुछ समय पहले जो तस्वीरें सामने आई उसमें साफ तौर पर देखा गया कि जवानों के साथ में धक्का मुक्की और हाथापाई करते टीएमसी के कार्यकर्ता नजर आए थे। चलिए एक बार फिर से बीजेपी का रुख करना चाहेंगे। विमल सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए। विमल जी, जो तस्वीरें अभी हमने साझा की है दर्शकों तक, उसी के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया में लेना चाहूंगी, क्योंकि चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, वोटिंग और काउंटिंग दोनों में झड़प टीएमसी कार्यकर्ताओं की देखने को मिलती है। देखिए, एक हमारे यहाँ कहावत है, खिसियानी बिल्ली जो है खंभा नोचे। तो ये इनको पता चल गया है टीएमसी वालों को कि इनकी हार जो है बुरी तरीके से हो गई है। अब ये जो है माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। इनको पता नहीं है कि हमारे गृह मंत्री जी ने बहुत साफ संदेश दिया था टीएमसी के लोगों को, और जो टीएमसी के गुंडे हैं उनको, कि उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा। तो ये भूल गए हैं कि अब जो है अब इनकी सत्ता चली गई है। अब जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है सत्ता अब जो है आ गई है। अब इस तरीके का गुंडई जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये जो है जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है हमला करने का प्रयास कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को हमला करने का प्रयास कर रहे हैं, उन ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो है उनको सही करने का जो है प्रयास अभी जो है रिजल्ट के बाद किया जाएगा। चिन्हित किया जा रहा है वो लोग कौन है जो इस तरीके का माहौल, शांति माहौल को जो है खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। और देखिए, ये जब चुनाव जीतते हैं तो कहते हैं कि हमने ग्राउंड पे बहुत अच्छे से काम किया है, और हम जो है चुनाव हमारे से लोग जो है जुड़े हैं। लेकिन जब ये चुनाव हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ढिढोसला फोड़ते हुए नजर आते हैं, ईवीएम के ऊपर ढिढोसला फोड़ते हुए नजर आते हैं, प्रशासन को जो है ये कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आते हैं। अरे आप जब चुनाव हार गए तो आप बड़े गंभीरता के साथ इस चीज को स्वीकार कीजिए कि हम चुनाव हार गए। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं चुनाव जीतती है या चुनाव हम कहीं हारते हैं तो हम मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं,
और हम इस चीज को बहुत बिल्कुल ईमानदारी बिल्कुल से विमल एक्सेप्ट भी जी, करते कहीं हैं। ना कहीं अब लेकिन आप जो टीएमसी है की ओर ये से, गुंडागर्दी कांग्रेस की ओर से जो है ईवीएम के ऊपर और चुनाव इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली के ऊपर भी सवाल निशान खड़े होने लगे हैं। लेकिन जनता को भी समझने की जरूरत है और कहीं ना कहीं जनता समझ भी गई है कि जहां पर विपक्ष जीतता है वहां पर चुनाव आयोग और ईवीएम अच्छे से काम करते हैं, लेकिन जहां पे हारते हैं वहां पर बीजेपी साठगांठ कर लेती है। बने रहिए, वापस आपके पास लौटेंगे। लगातार हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मनोज कुमार जी भी मौजूद है। मनोज जी, आपका रुख करते हुए थोड़ा सा अब ध्यान केंद्रित अगर करें असम की राजनीति पर। एक तरफा मामला, लगभग 100 के आंकड़े के आसपास जो है वो बीजेपी की सीट असम में दिखती नजर आ रही है। 126 जो है वो टोटल सीट है। लेकिन क्या मोदी मैजिक तो देखने को मिला? मामा मैजिक ने इस जीत में 4 चांद लगाए हैं। सही बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से वेलफेयर स्कीम्स जो है चलाया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और वहाँ पे लगभग 7 से 8 हज़ार रुपया जो बेनिफिशरीज थे उनके अकाउंट में डाला गया। और हम लोगों ने देखा कि बिहार हो चाहे चाहे महाराष्ट्र हो, वहाँ पे ये जो वेलफेयर मेजर्स जो किए जा रहे हैं जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब लगभग पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी जो है वो असम में जो है वो कर लेगी, और फिर से जो है और तीसरी बार मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे बनाएगी। वहीं अगर वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी वेलफेयर मेजर्स के आधार पे जो है 1500 की जगह जो ममता बनर्जी जी ने 1500 रुपया अकाउंट में दिया था, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 3000 रुपया अनाउंसमेंट की थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी लगता है कि एश्योरेंसेस जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया था, वो भी लगता है कि महिलाओं को या जो भी बिल्कुल बिल्कुल बेनिफिशरीज मनोज हो जी, देखिए ममता उनको बनर्जी ने साफ तौर पर कहा था कि हम 1500 रुपए देंगे और जरूरत पड़ेगी तो ये पैसे जो है 2 गुने भी बढ़ाए जाएंगे। लेकिन बीजेपी ने तो पहले ही मैनिफेस्टो में कह दिया था कि हम आप लोग को 3000 रुपए देंगे, तो ये भी मैजिक देखने को मिला। और लेकिन अगर सबसे बड़ी बात की जाए मनोज जी, तो मोदी फैक्टर देखने को मिला है। आपको याद होगा कि पीएम ने जब बंगाल के पहले जब उन्होंने बिहार जीता था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था अब बंगाल जीतना है, उसी दौरान संदेश दे दिया था उन्होंने। बात है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो है बखूबी पिछले 5 साल से वेस्ट बंगाल हो चाहे असम में भी, वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि नरेंद्र मोदी जी वहाँ गए और जो भी वेलफेयर मेजर्स थे, जो भी इनोग्रेशंस थे, उन्होंने इलेक्शन के कुछ मंथ्स पहले जो है ना उन्होंने वहाँ पे इनोग्रेशन भी किया था। तो मुझे लग रहा है कि एक डेवलपमेंटल पेस जो था असम में, मुझे लगता है कि उसको आगे बढ़ाया गया। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार अगर बखूबी पूर्ण रूप से अगर स्टेट को सपोर्ट करती है और जो भी इनोग्रेशंस होता है, जो भी प्रोजेक्ट्स होता है, वो इम्प्लीमेंट अगर इफेक्टिवली होता है तो उसका प्रभाव जरूर पड़ता है, जो कि हम लोग असम में देख रहे हैं। और भी भारतीय जनता पार्टी की ये नया सूर्य और नया कमल खिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये वही झालमुड़ी है जिसके लिए ममता बनर्जी ने बोला था कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पीएम मोदी ने जानबूझ के जो है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक आत्मीय संबंध रहा है पश्चिम बंगाल से और उन्होंने जन जन के साथ जुड़े रहते हैं, उसका उन्होंने एक स्वाभाविक सहज अभिव्यक्ति की थी। और वहां तो बेलूर मठ के साथ उनका आध्यात्मिक संबंध भी रहा है। मुझे लगता है उसे न समझने के कारण यह स्थिति होती है। भारत और भारतीयता के तत्व को समझना चाहिए और क्षेत्र, भाषा, वर्ग, जाति में लड़ाने के अपनी टेम्पलेट से विपक्ष को बाज आने का प्रयास करना चाहिए। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने विपक्ष पर जो है हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी का कमल अब खिल गया है। उन्होंने जनता के जनादेश का स्वागत किया है, जनता को जो है धन्यवाद किया है। लगातार हम इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से सीनियर जर्नलिस्ट द्विजेंद्र तिवारी जी का रुख करना चाहेंगे। द्विजेंद्र जी, अगर बात करें हम, जिस तरीके से अमित शाह का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला बयान मुझे याद आ जाता है, उन्होंने कहा था कि बंगाल में एक पैटर्न फॉलो करती है जनता। अगर वो सीपीआई को वोट करेगी तो कुछ सालों तक सीपीआई की सत्ता रहेगी, कांग्रेस को वोट किया तो लगभग 3 कार्यकाल तक कांग्रेस को उन्होंने वोट किया, ममता बनर्जी को उन्होंने वोट किया तो 15 साल सेवा का मौका दिया। लेकिन अब पैटर्न बदलेगा और बीजेपी जो है सत्ता में काबिज होगी और आने वाले 30 सालों तक बंगाल की जनता बीजेपी को ही वोट करती नजर आएगी। और इसी बीच जब चुनाव की काउंटिंग जारी है, वोटों की काउंटिंग जारी है, अमित शाह ने एक बयान दिया कि अब हम 5 तारीख को जब सरकार का दावा पेश करेंगे, 5 मई को जब भाजपा की सरकार बंगाल में बनेगी, तब रात को 1 बजे भी छोटी बच्ची भी सड़कों पर सेफ घूम पाएगी और अगर किसी ने गंदी नजर से उस बच्ची को देखने की कोशिश करी तो उसका अंजाम बेहद बुरा होगा। अमित शाह जी ने जो बयान दिया
उसका बहुत महत्व है, क्योंकि कोलकाता जो है बहुत ही असुरक्षित शहर इन दिनों काफी 8-10 साल से जो मैं सुन रहा हूँ जी कि काफी असुरक्षित हो गया था। तो सुरक्षा, देखिए मैंने इसके पहले भी यही कहा कि रोजी रोटी तो सब लोग सब जगह कमा लेते हैं, कोई भूखा नहीं मरता है। आज के दौर में भारत में ऐसी स्थिति है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप शांतिपूर्वक आप रह सकें, आपकी बेटियां, बहनें, माएँ सुरक्षित सड़क पर जाएं, कहीं चलें तो उनके साथ कोई हादसा ना हो, कोई व्यक्ति उनके साथ कोई बदतमीजी न करे, वो सुरक्षित महसूस करें, फील करें सेफ। इस तरह का माहौल होना चाहिए। और जब तक ये माहौल नहीं होगा तब तक उस राज्य में प्रगति हो ही नहीं सकती। मैं ये मानता हूं जब तक हर नागरिक सुरक्षित नहीं महसूस करता तब तक वहां विकास की गंगा नहीं बहेगी। और इसीलिए लोगों ने, अमित शाह जी ने जो एक तरह से जो बात कही, उससे मुझे लगता है कि वहां के जो मतदाताओं ने उस बात का भरोसा किया, क्योंकि 15 साल में उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा है। ममता बनर्जी जो है केवल सरकार चला रही थी। आप देखेंगे तो कोलकाता जहां 50 साल पहले था, 40 साल पहले था, जितना सीपीएम के जमाने में जहां था वही है, वही का वही है। जो जिस तरह से वहां की आर्थिक स्थिति थी, जिस तरह का वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो वही का वही है। तो हो सकता है कि वहां की जनता ने यह महसूस किया हो कि हमने सबको मौका दे दिया। अब एक बार जो है अमित शाह जी की बात का भरोसा करते हुए एक बार इनको, बीजेपी को मौका दिया जाए। और उन्होंने देख लिया, जैसे उत्तर प्रदेश का मैं तो अभी भी ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मॉडल होना चाहिए कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में सुधरा है। उस चीज को लेकर के बीजेपी को क्रेडिट दी जानी चाहिए। बाकी जो कोई सोच नहीं सकता था कि कभी यूपी और बिहार में भी गुंडागर्दी कम हो सकती है, लेकिन यूपी में वो करके दिखाया योगी आदित्यनाथ ने। और मुझे लगता है कि शायद उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, जब लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा एकदम गुंडागर्दी से ग्रस्त राज्य भी लाइन पे आ सकता है, पटरी पे आ सकता है, तो क्यों नहीं कोलकाता या पश्चिम बंगाल आ सकता है। ठीक है सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद, पूर्व जॉइंट डायरेक्टर ईसी के जुड़ गए हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि अभी आपने भी सुना होगा, ममता बनर्जी अभी भी जो है चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है। वो कह रही है कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग जो है धांधली करवा रहा है। क्या कहेंगे सर इस पर? को उन्होंने हमेशा यही कहा है, इलेक्शन कमीशन को कोई धन्यवाद नहीं दिया, कभी कुछ नहीं किया, जबकि वो पिछले 2011 से सत्ता में बनी हुई, जबकि यही इलेक्शन कमीशन था, यही अधिकारी थे, सब कराते रहे चुनाव। और आज वो इस बात को, जब पिछले 6 महीने से इलेक्शन कमीशन को बराबर कोस रही हैं, बराबर न्यायालय में जा रही हैं, स्टेट के चीफ जस्टिस के पास जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस के पास जा रही हैं, अपने बयान दे रही हैं, लेकिन वो इस बात को भूल गई हैं कि इलेक्शन कमीशन है, न मोदी कमीशन है, न शाह कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है, वो हमेशा निष्पक्ष चुनाव कराता रहा है, उसकी एक साख है, पूरी दुनिया में साख है। कोई आज यहाँ नहीं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे दुनिया के लोग हमारे यहाँ सीखने और देखने आते हैं कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से यहाँ पे चुनाव कराता है, किन परिस्थितियों में कराता है, और कैसे लोगों के बीच में कराता है, कितनी जनसंख्या के साथ होता है, और सक्सेसफुली होता है। जिसका उदाहरण आप सामने है, यही बंगाल है जहाँ पे 2011 से पहले भी वही हुआ था, ब्लड शेड हुआ करता था, और उसके बाद ममता बनर्जी आई तो उसके बाद देखिए लास्ट जो इलेक्शन हुआ था इन्हीं की स्टेट में, उसमें 50 से 60 लोगों की मौत हुई थी, और आज शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। तो सारे भूर प्रशंसा करनी चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। बल्कि ये ना करके उन्होंने हमेशा यही कोशिश की, उनके आप देखिए हमारी ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए, उसके बाद आप देखिए स्ट्रांग रूम के ऊपर उठाए सवाल, और हर ड्रामा कर रही थी, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है जनता का, तो जनता से उनको डर था। तो अब ये ठीकरा किसके ऊपर फोड़ेंगे? ये ठीकरा हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर, हर पार्टी जो हारती है उसका काम है ये ठीकरा फोड़ना कि इलेक्शन कमीशन ने साथ नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन, भाई इलेक्शन कमीशन जिताता तो है नहीं, जनता देती है, उसका सुपरविजन करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और हमेशा इलेक्शन कमीशन की नियत रही है कि चुनाव आयोग की हमेशा साफ सुथरा इलेक्शन कराए। जब जहां तक बात की इन्होंने फोर्सेस की, इस स्टेट में ज्यादा फोर्सेस लगाई गई। याद होगा आपको कि जो बंगाल है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा से मिला हुआ है, नेपाल है
बांग्लादेश से बिल्कुल भूटान बिल्कुल है। आमीन सर, इस पर भी वो सवाल उठा रही थी। उन्होंने कहा कितनी फोर्सेस की तैनाती करने का भला मतलब क्या है। वो कह रही थी कि इस पे जो है बवाल जो है गृह मंत्रालय की तरफ से मचाया जा रहा है। रोकूंगी सर, मैं लौटूंगी आपके पास। पुडुचेरी में 8 सीटों के नतीजे आए हैं। ये बड़ी जानकारी बता दें, AINRC और 4 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। ये बड़ी जानकारी। 1 सीट बीजेपी जीती है, जबकि 1 सीट जो है कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है। ADMK और DMK को 1-1 सीटें मिली है। ये बड़ी जानकारी देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं। पुडुचेरी में 8 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार नतीजे सामने आ रहे। 1 सीट बीजेपी ने जीत ली है, जबकि दूसरी सीट जो है कांग्रेस के हाथ लगी है। तो चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। आमिन सर, मेरा सवाल आपसे यही था, चूंकि आप बता रहे हैं कि फोर्सेस पर भी वो सवाल जो है ममता बनर्जी उठाती हैं। बेशक उन्होंने कहा था कितनी फोर्सेस जो है तैनाती करने की जरूरत क्या है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर दंगा कराने की साजिश है, और यहां तक उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा जो उन्होंने बयान दिया कि उल्टा करके सीधा कर देंगे, और यही वजह ये दंगे हो रहे हैं। ये क्वेश्चन मेरे से था? जी सर। क्या था, दोबारा रिपीट करेंगी प्लीज? सर, मेरा ये सवाल है कि अभी आप जानकारी दे रहे थे कि फोर्सेस और इलेक्शन कमीशन पर भी ममता बनर्जी सवाल उठाती हैं, तो वो फोर्सेस पर भी सवाल उठा रही है। वो कह रही है कि इसीलिए इनकी तैनाती की गई ताकि ईसी यानी इलेक्शन कमीशन और बीजेपी जो है दंगा करा सके। देखिए, दंगा कौन कराता है ये तो बात की बात है जी। आप देखिए कि इलेक्शन कौन कराता है। इलेक्शन का काम है इलेक्शन कराना और स्वच्छ निष्पक्ष कराना, जिसका आपके सामने रिजल्ट मौजूद है। बिल्कुल सर। और ये जनता ने वोट दिया है। इलेक्शन कमीशन ने किसी को ना हराता है ना जिताता है। इलेक्शन कमीशन तो हमेशा सर्टिफिकेट दे देता है शान में लास्ट में कि ये प्रत्याशी इतने वोटों से जीता है। वो जाके असेंबली और पार्लियामेंट बैठते हैं। लेकिन ये तो एक आज की डेट में पिछले कुछ वर्षों से एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध। हर पार्टी कर रही है कि इलेक्शन कमीशन को बदनाम किया जाए, इलेक्शन कमीशन को डिमोरलाइज किया जाए। लेकिन देखिए, इस मामले में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो निष्पक्ष है, वो साथ देता है इलेक्शन कमीशन का, और जो सही बात है वो की जाती है। अभी ये फिर इलेक्शन के दौरान जब काउंटिंग की बात आ रही थी तो उसमें हमने कहा सेंट्रल ऑब्जर्वर लगाएंगे। तो सेंट्रल ऑब्जर्वर लगाने के वजह से कारण क्या था, यही बंगाल के लोग हैं जो प्रिसाइडिंग अफसर थे। यहाँ पे 15 जगह चुनाव हुआ है, आपने देखा होगा कि दूसरे पोल में वहां पर हमारी ईवीएम मशीनों को कौन टेप लगा सकता है, इन्हीं के अधिकारी जो बंगाल के रहने वाले हैं। इसलिए वहां पर सुपरविजन जो है कमल के निशान पे लगा दिया टेप। तो इसीलिए कि वो वहां पर लगाए गए सुपरविजन के लिए कि फिर ये ना कह सकें कोई बदनामी हुई है, इलेक्शन की कमीशन की करे, या उसमें ये कहें कि हेरा फेरी हुई है। इसलिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी गए, इसको माना, स्टेट हाई कोर्ट ने भी माना, चीफ जस्टिस ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का अपना अधिकार है। बिल्कुल आमीन सर, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका जो है टीएमसी को लगा था, क्योंकि टीएमसी ने जो याचिका दायर की थी कि काउंटिंग प्रोसेस में सेंटर के जितने कर्मचारी अधिकारी है उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का बयान सामने आया कि वो हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, वो चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है, कि कौन और कहां से किस तरीके से चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेगा वो हम डिसाइड करेंगे, तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास तो ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी का वहीं पर टूटता नजर आया था। तो लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं, लगातार प्रतिक्रियाएं जो है वो अलग अलग जगह से अलग अलग नेताओं के सामने आ रही है। एक बात जानकारी दे दूं, आपके पार्टिसिपेंट को जानकारी दे दूं कि इलेक्शन कमीशन के जो हमारे कमिश्नर्स हैं उनकी जो इक्वलिटी है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। वो भी न्यायाधीश का पावर रखते हैं उतना ही जितना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को है। इसलिए इलेक्शन कमीशन में हमेशा संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है, संविधान के अंतर्गत काम किया जाता है, किसी का फेवर नहीं किया। तो ये कहना गलत है। और आप देखिए, इसी वजह से ये ममता जी कोर्ट में भी हारी हैं, और मैं समझता हूँ कि शायद इलेक्शन में भी हारेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, और अमूमन ये कह भी सकते हैं कि वो हार चुकी है, बंगाल में कमल खिल चुका है। बहुत शुक्रिया करूंगी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इसी बीच आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के रुझानों पर बोले हैं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। उन्होंने कहा है कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, बड़ी बात उन्होंने कही है। और क्या कुछ कहा आपको सुनवाएंगे। तमिलनाडु 5 राज्यों के चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। शुरुआती रुझान में बीजेपी बढ़त बनाए हुए, यहां तक की जो जानकारी मिल रही है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खुद अपनी सीट से पीछे चल रही हैं। क्या लगता है मंत्री जी, किस तरीके से आप लोगों ने वहां पे प्रबंधन किया, किस तरीके से नेतृत्व वहां पर उतारा? उत्तर प्रदेश के तमाम पूरी एक लंबी टीम वहां पर उतरी और चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में। लोकतंत्र एक
अभिभावक के रूप में जनता के पैसे, जनता के भविष्य, देश के विकास, देश की सुरक्षा प्रदेश, उसमें अब लोगों को अभिभावक चुनने का अवसर है। और 70 साल से देखा वहाँ एक ही तरीके का लोगों को परिवर्तन करना जरूरी था। तो जिस तरीके से रोटी एक तरफ रह जल जाती है तो बदलना भी जरूरी होता है। दूसरा, वहाँ माननीय मोदी जी का जो वर्किंग पावर है जो उन्होंने देश को दिया है, हर प्रदेश को दिया है, तो राष्ट्रवादी सोच के लोग अब हैं। योगी जी का भी जादू चला वहां जाके। और सुनील बंसल जिनका संगठन में कहते हैं कि संगठन में शक्ति होती है और जनता का समर्थन हो और दांपेच नेता का, तो तीनों है कि संगठन के शिल्पकार माननीय सुनील बंसल जी, माननीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और तमाम है। क्योंकि डबल इंजन की सरकार जहाँ जैसे उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बना, बिहार, तो अब लोग बदलाव चाहते हैं कि केंद्र और राज्य में एक तरह की सरकार हो। और वहाँ हमारी संख्या भी अधिक है और नदियों किनारे, क्योंकि वहाँ अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध होते हुए मछुआरों को कोई अभी तक कोई उनको बेनिफिट में बेचारे घूमते रहे। तो ऐसे में जो ये मछली, मछुआ, मथुआ या जो भी मंडल वहाँ हमारे लोग हैं, ये अब दूसरा अभी पहली बार है कि हमारे लोग मछली भात खाते हैं वहाँ। और तो मछुआरों के जो संस्कार है उसके साथ, संस्कार के साथ जो रहे उसके विचार किए जाते हैं, फिर व्यवहार होता है, फिर सरकार होती। तो लोगों ने इस पर भी एक अच्छा काम किया कि लोग साथ में आए और काम किया। शुक्रिया। तो हम बात कर लेंगे, ये संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं जिनका साफ तौर से कहना है पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से वहां की जनता त्रस्त थी और ठीक असम में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने की आसार लग रहे हैं, शुरुआती रुझान बीजेपी के पक्ष में है। निश्चित रूप से जिस तरीके से वहां का प्रबंधन रहा और सबसे बड़ी बात सुनील बंसल जो संगठन वहां पर महामंत्री हैं, उनके नेतृत्व में वहां पर चुनाव लड़ा गया, उनकी भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। और यही वजह है कि आज पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की और आज बीजेपी के पक्ष में वहां पर चुनाव परिणाम भी आ रहे हैं। कैमरा दिलीप के साथ अनूप सिंह, नेटवर्क 10, लखनऊ। देखिए, दावा जो है संजय निषाद ने भी कह दिया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। और इस बीच हमारे साथ अतुल जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अतुल जी, सबसे पहले केरल के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा बधाई, लेकिन बंगाल में क्या हुआ सर? बंगाल में ज्यादा सीटें नहीं जीत पाए आप लोग। अतुल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल मिश्रा जी। अनिल जी, इसके पीछे की वजह क्या आप मान रहे हैं कि 4 मई आज है, दीदी जा रही हैं, जो कि आंकड़े बयां कर रहे हैं। क्या हुआ कि इस बार दीदी नहीं दादा को मौका मिला? इसके पीछे की वजह क्या समझ रहे हैं आप? नहीं, इसके पीछे का बहुत सीधा सा फंडा है कि दीदी का अहंकार और दीदी न कि मोदी के खिलाफ या केंद्रीय सत्ता से लड़ रही थी। अगर दीदी देखें तो विपक्ष में भी कहीं न कहीं अलग थलग पड़ी हुई थी। विपक्ष जिसको इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन के नाम से बनाया गया था, उसमें भी देखें दीदी की एक लीडरशिप कहें या टेररशिप चल रही थी। जहां पूरा विपक्ष एक साथ कहीं किसी मुद्दे पर खड़ा होता था, वहां दीदी एक अलग रास्ता अपनाकर अलग ढंग से चलने का प्रयास कर रही थी। तो एक तरफ बीजेपी से अपने विरोधियों से तो लड़ ही रही थी, लेकिन कहीं न कहीं वो अपने साथ अपने समर्थन देने वाली पार्टियों से लड़ रही थी। बहुत सीधा सा कांग्रेस से, लेफ्ट से जिस ढंग से ये आपस में भिड़ रही थी, उसका खामियाजा इनको देखने को मिला। और इस हार के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि दीदी का कानून व्यवस्था पे जो एक पकड़ थी वो बहुत कमजोर हो गई थी, या पहले आंख बंद कर लिया था उन्होंने। और दीदी की पार्टी टीएमसी के लोगों के द्वारा कानूनी दुरुपयोग या कानून के साथ अत्याचार, उसके साथ जनता के साथ अत्याचार जिस ढंग से किया जा रहा था, जनता कहीं न कहीं त्रस्त थी। और इसी मौके का फायदा उठाकर बीजेपी ने राष्ट्रवाद की भावना जगाई और उसमें धर्म का जो एक मिश्रण चटाया और उसमें पूरे एक राष्ट्रवाद के रूप में अगर आप ध्यान दें तो बंगाल को कहीं न कहीं बंगाल की अस्मिता और बंगाल एक शब्द ऐसा यूज किया जा रहा था जैसे वो भारत का पार्ट ना होकर कहीं और का पार्ट है। तो बंगालियों जो कि पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से
हिंदू हैं उनको भी ये लगने लगा था कहीं हम भारत से कट तो नहीं रहे हैं। तो वो भावना जगाकर पूरे वर्ग को, पूरे ग्रुप को ये भावना जगाकर एक करना और 70% वर्सेस 30% की लड़ाई को अंजाम तक ले जाने का जो प्रयास था बीजेपी का, वो पूरी तरह से सफल रहे। और ममता का 30% के भरोसे अपने बंगाली टोला में 1500 रुपए देकर, जो कि लगातार देती आ रही है, तो उसके भरोसे या कुछ अन्य योजनाओं को चलाकर उन्होंने जो एक ओवर कॉन्फिडेंस थी कि ये वोट वर्ग मेरे ही साथ रहेगा, ये कहीं जा नहीं सकता, और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा डराना धमकाना कि दीदी का ओवर कॉन्फिडेंट जो है उन्हें ले डूबा। ये देखिए ना, अभी भी दिख रहा है कि वो अभी भी टीवी कैमरे के सामने आके कह रही है कि हम अभी भी अंतिम राउंड तक, जबकि अब रिजल्ट लगभग क्लियर हो चुका है। कोई एक दो और ये दावा तब जब वो चुनाव आयोग के ऊपर सवाल निशान खड़े कर रही है। मैं वही कर रहा, इनका अहंकार देखिए कि वो अपने को देश से बड़ी समझने लगी थी। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर चैलेंज करना, चुनाव आयोग के डिसीजन पर चैलेंज करना, कोई बात बात पे वो धरने पे बैठ जाना। हम इसके इवन की ईडी या सीबीआई वो सही है गलत है वो अलग बात है, लेकिन उनकी कार्रवाई में जिस तरह का बाधा वो डाल रही थी, वो मुझे नहीं लगता किसी एक पार्टी या किसी एक लीडर को, अगर वो यही रास्ता, कानूनी रास्ता अपनाती, जनता को साथ लेकर अपनाती, तो कहीं ना कहीं जनता उनके साथ खड़ी होती। लेकिन दीदी का एक ओवर कॉन्फिडेंस या अहंकार दोनों सब बैठता है, और उसमें तुष्टीकरण पर उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ गया, जिसकी नाराजगी 70% को साफ देखने को मिली। बिल्कुल अनिल जी, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस जो ममता बनर्जी का था वो उन्हें ले डूबा, और महिलाओं के खिलाफ जो टिप्पणी उनकी देखी गई थी वो भी कहीं ना कहीं उनके हार का मुख्य कारण है। आपके पास वापस लौटेंगे, लगातार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार द्विजेंद्र तिवारी जी भी बने हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। द्विजेंद्र जी, अगर बात करें शुभेंदु अधिकारी की, नंदीग्राम से तो उन्होंने बढ़त बना रखी है, लेकिन भवानीपुर से वो कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं। तो अगर उनके ओहदे की हम बात करें, अगर भवानीपुर से वो जीत जाते तो जाहिर सी बात उनका ओहदा बेहद बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर हार जाते हैं तो किस तरीके से बीजेपी फिर उन्हें टैकल करेगी? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा सर कि बीजेपी का पश्चिम बंगाल में कोई बड़ा नेता नहीं है, कोई बड़ा चेहरा नहीं है, तो सीएम फेस कौन हो सकता है? शुभेंदु अधिकारी? फिलहाल तो यही लग रहा है, जो अभी तक जो संकेत दिख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी वही सबसे फ्रंट रनर हैं चीफ मिनिस्टर्स जॉब के लिए। अब बाकी तो बीजेपी तय करे, उनकी अपनी वो जो कहते हैं ना मोदी जी और अमित शाह जी, वो सरप्राइज देने के मास्टर कहे जाते हैं, तो हो सकता है कोई सरप्राइज दे दें और कोई नया ही नाम आपको एज ए चीफ मिनिस्टर दिखाई पड़े, कुछ भी हो सकता है। और भवानीपुर में जैसा कि मुझे लग रहा है कि हो सकता है घिसटते घिसटते ममता बनर्जी निकाल ले जाए, क्योंकि वहां पर जो वोट परसेंटेज जो मैंने सुना है वो काफी कुछ जो है उनका जो वोट बैंक है वो ज्यादा है, तो हो सकता है कि वहां पे वो निकाल ले जाए और वहां शुभेंदु जी को शायद सफलता न मिले, लेकिन इससे उनके जो राजनीतिक कद है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंदीग्राम से तो मुझे लगता है वो आराम से जीत जाएंगे। लेकिन ऐसे में ओहदा तो बना रहेगा, उनका ओहदा तो बना रहेगा। आऊंगी अनिल जी आपके पास। जी जी बोलिए अनिल जी, बोलिए। मैं बिल्कुल, आपका प्रश्न सही है, तिवारी जी ने सही जवाब दिया, लेकिन ये देखिए ओहदा यहाँ से घटेगा बढ़ेगा। आप शुभेंदु अधिकारी के बारे में देखिए कि पहला चुनाव वो ममता के गढ़ में जाके हराते हैं, वहीं से वो बड़े नेता बनते हैं, लेकिन उसके बाद ममता जब सीट छोड़ के भागती है और जहां जहां जीतती है तो एक डबल सीट, न कि वो नंदीग्राम छोड़ के आए, नंदीग्राम को मेंटेन रखते हुए उन्होंने चैलेंज किया भवानीपुर में आके कि हम आके यहाँ ममता को यहाँ पर भी हराएंगे, इससे उनका कद बढ़ता है। और एक लाइन में आपको बता दें, आज अगर इस जीत के पीछे अगर देखा जाए तो ठीक है मोदी शीर्ष नेतृत्व है, अमित शाह है, लेकिन लगातार 5 साल बंगाल में इतनी विपरीत परिस्थितियों में रहकर ये जो लड़ाई लड़ी गई है उसका नेता शुभेंदु अधिकारी है। ये कह सकते हैं अनिल जी, इसका इनाम जो है बीजेपी उनको देगी भी। मुझे 99.9% उम्मीद है कि इसका मतलब दे सकती नहीं है, 100% देगी, क्योंकि इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है, अब वरना बीजेपी वहां बिखर जाएगी। और शुभेंदु अधिकारी वही है जो टीएमसी के कार्यकर्ता है। बिल्कुल सनातन की वो बात भी कर रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर बीजेपी नहीं आती तो सनातन खत्म हो जाएगा। हमने देखा है, चाहे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हो या फिर बिहार में हमने देखा है, जिन जिन लोगों ने सनातन की बात की है उसे इनाम जो है बीजेपी ने दिया है, क्योंकि सनातन पर जो है बीजेपी चुनाव लड़ती है। और आपको ये भी याद होगा अनिल जी, अभी इससे पहले भी शुभेंदु ने एक बयान दिया था अधिकारी ने, उन्होंने कहा कि 2 ईवीएम है, एक हिंदू ईवीएम है, एक मुस्लिम ईवीएम जो है उसी के वोट दीदी को जा रहे हैं और कोई वोट नहीं दे रहा।
शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो सेकंड हेमंत विश्व शर्मा है। जिस तरह से देखिए, हेमंत भी कांग्रेस के थे, 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे, लेकिन वो टूटकर जब बीजेपी में आते हैं तो ठीक है अनिल जी, मैं आपको रोकूंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोहंडे पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल जी, सबसे पहले तो आप लोग को बधाई केरल के लिए कि वहां बहुमत के साथ आप लोग की जीत हो रही है, लेकिन बंगाल में क्या हुआ सर, कैसे पीछे रह गए? बंगाल में आप देखिए कि 40 साल से हम सत्ता से बाहर थे, कभी गठबंधन कर चुनाव लड़े। इस बार पहली दफा है कि हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा 294 सीटों पर। पहले ही हमारी स्ट्रेटेजी ये थी कि हम पहले हमारा अस्तित्व 294 सीटों में पूरी तरह से बना लें। वो बनाने में हम सफल रहे। हमारे पूरे कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा है, ताकत से लड़ा है। हम अभी वोट कितना आया, वोट परसेंटेज कितना है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हमारा अस्तित्व निर्माण हुआ है। आज अस्तित्व निर्माण हुआ है, कल सत्ता में आएंगे। अच्छा, बंगाल की तो आपने बात कर ली, असम में क्या कुछ हो गया? अतुल जी, अगर असम की बात करें, असम में तो जनता ने आपको सत्ता में भी चाबी सौंपी थी, फिर अचानक से क्या हो गया कि इतना खराब प्रदर्शन आपका असम में? नहीं, वो तो उसका तो हम मंथन जरूर करेंगे, लेकिन दो चीजें मैं यहाँ जरूर रखना चाहूंगा। आदिवासियों के साथ जितना अन्याय किया था वो एक उनका रोष था, टी गार्डन्स के मजदूरों का एक अलग रोष था और युवाओं का भी एक अलग रोष था। हर जगह जो है असंतोष जो है वो दिखाई दे रहा था। लेकिन एक बात है कि जिस तरह से चुनाव आयोग को साथ में लेकर डिलिमिटेशन हुआ, उस मुद्दे को हम जुटला नहीं सकते। जिस तरह का परिसीमन हुआ है कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है, किस तरह से बनाई, किस तरह से रचना की गई है। तो ये चीजें जो है ये फैक्टर को भी ध्यान में रखना चाहिए। और मेरा सबसे अहम बात है कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं 2014 के बाद, तो एक विश्वासार्हता का, एक क्रेडिबिलिटी का सवाल जो है चुनाव आयोग के ऊपर वो खड़ा हो रहा है। वो ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। अरे कहाँ अतुल जी, आप लोग अब चुनाव पे आ गए, चुनाव आयोग पर आ गए। अभी थोड़ी देर बाद जो है आप लोग ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे, तो केरल में जो आप लोग को जीत मिल रही है वहां नहीं चुनाव आयोग को आप लोग जिम्मेदार ठहराएंगे कि भाई हमारी जीत कैसे हो गई? आप एक बात समझ लीजिए जी, आप बात तो समझ लीजिए, बोलिए सर। जहाँ एक 4-5 स्टेट में चुनाव चल रहे, दक्षिण में अपना अस्तित्व ही नहीं है बीजेपी का। तो आप एक बात समझ लीजिए कि चुनाव आयोग ने क्या किया। जब शुभेंदु अधिकारी चलते चुनाव में मतदान चल रहा है और वो बोल रहा है कि हिंदू हमको वोट कर रहे हैं, क्या ये चुनाव के आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? वो सीआरपीएफ के गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा, क्या सरकारी संपत्ति का चुनाव में इस्तेमाल करना ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? अभी सनातन की बात चल रही थी, ये हेमंता बिस्वा शर्मा गोमांस खाना पड़ता है ये बोल रहा है। तो ठीक है, तो जिस समय हमारे पास कम है, आपका जो कुछ भी कमेंट था उसकी प्रतिक्रिया में हमारे साथ लगातार स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी मौजूद है, उनका रुख करके लेना चाहूंगे। अनिल जी, क्या कुछ आप उनसे पूछना चाहते हो? दूसरी बात, ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल निशान खड़े हो गए हैं। नहीं, अतुल जी तो शायद समझेंगे मुझे, कई प्रोग्राम हम लोग किए। अतुल जी, मेरा एक प्रश्न है कि इस बार असम में आपकी स्थिति बहुत अच्छी थी, कहीं न कहीं एंटी कंबेंसी थी, लेकिन क्या हेमंत जी ने आपके कांग्रेसी होते हुए आपकी कमजोरी जानते थे और चुनाव के ऐन वक्त पूरी पार्टी तोड़कर अपने में शामिल कर लिए? क्या आप लोगों ने वहां हार मान ली क्योंकि फिर आपने पूरा मैदान खाली छोड़ दिया कांग्रेस ने और उस ढंग से चुनाव नहीं लड़ा जिस ढंग से पहले उम्मीद थी? कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस वहां कमजोर सी एक दिखनी शुरू हो गई थी जिसका फायदा और रिजल्ट उनको इस तरह मिला? नहीं, कांग्रेस कमजोर दिखने का कोई वजह नहीं है। वहां पर पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश हुई है। जरूर कुछ खामियां, कुछ गलतियां तो जरूर हुई होगी, उसके ऊपर मंथन जरूर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अनिल जी कि आप एक बात आप समझ लीजिए कि सुनिए ना जी सर, आप एक बात, जैसे चुनाव आयोग की बात आती है तो एंकर ऐसे उछलते हमारे ऊपर कि बात ही सुनना नहीं चाहते। मुझे एक बात बताइए, जितने हमने सवाल खड़े किए, क्या वो सवाल गलत है? आप बताइए हमारे सवाल गलत है। लेकिन सवाल हमारा भी गलत नहीं है। केरला में अगर आप लोग जीत रहे हैं तो वहां पे चुनाव आयोग सही काम कर रहा है, लेकिन जहां आप हार रहे हैं वहां पे चुनाव आयोग के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने केरला में भी चुनाव आयोग को कोई क्लीन चिट नहीं दी है। मेरा एक सिंपल सा थिंकिंग है, सिंपल सा विश्लेषण है। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं शायद मेरा अनुभव भी बहुत कम है, लेकिन मेरा ये सवाल है, क्या लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्षता से नहीं होने चाहिए? क्या बियॉन्ड डाउट नहीं होने चाहिए? क्या लोगों को जो परिवर्तन हो रहा है उस पर विश्वास नहीं होना चाहिए? 27 लाख लोगों को मतदान नहीं करने दिया गया, चुनाव जल्दी कराने की क्या जरूरत थी? फिर पहले कर लेते एसआईआर और एसआईआर करके 27 लाख जिनका एडजुडिकेशन नहीं हुआ। जवाब दीजिए ना सर, सवाल तो यही ना। हम तो आपको बधाई दे रहे हैं सर कि केरल में आपकी जीत हो रही है, आपको बधाई दे रहे हैं सर। आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि जहां नहीं जीत हो पा रही है वहां वजह क्या है? अगला जो हमारा म्यूनसिपलिटी हमारे इलेक्शंस आ रहे हैं और हमको अभी से ही हम
वैसे हमने पहले से ही शुरुआत कर लिया था प्रचार के समय ही कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। जो सारे रिजल्ट्स आने दीजिए, जो हमको सीख लेनी है वो निश्चय हम सीखेंगे। कांग्रेस पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी है और हर विजय या हर पराजय से कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमको सबक लेना है, यह पार्टी हमारी। जो जोरहाट में यू लूज ट्रेलिंग as of now counting is still going on. The results, booth wise results are not yet out, and obviously once the results are out, once the numbers are out, we will be able to make a better analysis. But no doubt overall trends are extremely disappointing. Nonetheless, because counting is still undergoing, we have requested all our candidates, all our party workers to be watchful, to make sure that every vote is counted fairly and transparently, and once the entire result sheet is out, booth-wise result is out, no doubt we would go into our analysis. One message for the people of Assam. तो गौरव गोगोई को आप सुन रहे थे। जोरहाट सीट से उन्हें प्रत्याशी जो है कांग्रेस से बनाया था। हालांकि करंट की अगर बात करें तो वो सांसद भी है, तो उनकी तरफ से सुबह भी एक बाइट सामने आई, आज फिर उनका बयान दोबारा से देखने को मिला है और इसके ऊपर कांग्रेस की प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। अतुल जी, जिस तरीके से गौरव गोगोई का बयान सामने आया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बराबर है, बूथ वाइज जब तक हाथ में आंकड़े नहीं आ जाते हैं, एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पता चलता है कि जहां हमें हरदम वोट मिलता है, फिर वहां अगर वोट नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, ये सारा एनालिसिस का मुद्दा है, मंथन का मुद्दा है। तो उसी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि डिसअपॉइंटिंग है ये सब, तो बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है, ये मानते हैं हम। चुनाव आसाम में जो है पीछे है और शायद नतीजा भी वैसा आ सकता है। ये सारे सवाल, ये सारी बातें, यानी केरला की जीत भी मान ले, लेकिन उससे जो धांधलियां हुई है, उससे जिस तरह का आक्रमण के स्टाइल में बीजेपी वहां गई है, तो ये देश के लोकतंत्र के लिए एक धोखा नहीं है क्या? ये मैं अनिल जी से पूछना चाहता हूँ। मैं ये समझना चाहता हूँ कि वहां पर केरला फाइल से लेकर सारी चीजें करने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान हो नहीं पाया वहां पर, इसलिए वहां का चुनाव छोड़ दिया क्या? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात तो इसका मतलब हम वहां केरला में जीत गए तो हमारे मुद्दे खत्म हो गए, ऐसा नहीं। सबूतों के साथ हमने रखा ना सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि हम केवल हवा में बात कर रहे, सबूतों के साथ बातें सामने। ठीक है, अनिल जी का जवाब ले लेते हैं। अनिल जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या कुछ है उनके सवाल पर? नहीं, देखिए, आपके आरोप बिल्कुल आपका अधिकार है, आप चुनाव आयोग पर, और निश्चित रूप से उनसे कुछ न कुछ कमियां हुई हैं। और जब सबसे बड़ी बात 27 लाख वोटरों का वोट न दे पाना, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है और कहीं न कहीं एक इतिहास बनेगा, कलंक शब्द कहना शायद गलत हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो प्रैक्टिकल रूप में अतुल जी देखी जाती है चीजें, उनमें कहीं न कहीं बीजेपी अपनी बढ़त बनाते हुए आगे बढ़ती लगातार जा रही है और कांग्रेस का जो एक अपना था वो कहीं न कहीं जनाधार में पीछे जा रहा है। हम एक छोटा सा उदाहरण दे दे, पश्चिम बंगाल आप छोड़ सकते हैं, असम छोड़ सकते हैं, तमिलनाडु जहां डीएमके के साथ आए थे और अभी काउंटिंग के पहले तक ये कहा जा रहा था बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत अच्छी, लेकिन वहां रिजल्ट देखिए कि टीवी के राजू विजय जी ने आपको पछाड़ा, ये आश्चर्य नहीं है, लेकिन वहां आप एआईडीएमके से भी काफी नीचे जा रहे हैं। तो आप लोगों को कहीं मंथन करने की जरूरत नहीं है कि आखिर कांग्रेस की लीडरशिप या कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऐसी क्या कमी रह गई है कि जनता से उनकी दूरी बनती जा रही है, जिससे दिनों दिन कांग्रेस जनता से दूर होती जा रही है। मंथन की घड़ी आ गई अतुल जी बात से कि मंथन होना चाहिए, बिल्कुल सहमत हूं मैं इस बात से कि मंथन होना चाहिए। हार की वजह जो है उसे ईमानदारी से सोचना चाहिए, इसमें कोई दोहरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम मध्य प्रदेश नहीं जीते, कर्नाटक नहीं जीते, तेलंगाना नहीं जीते, छत्तीसगढ़ नहीं जीते, ऐसा नहीं जीते, हम जीत रहे अभी रहे हैं, तो जरूर होना चाहिए। लेकिन अस्तित्व का कोई सवाल नहीं है, ये तो पक्की पार्टी है। ये बीजेपी तो हमको करते करते बीजेपी ही कांग्रेस युक्त हो, ये भी एक अलग विषय है। संस्थाओं का इस्तेमाल हुआ है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के रेडी कांग्रेस बुरी है, कह लोग वहां चले गए और फिर जिस बीजेपी था वहां पर वो जाके मुख्यमंत्री, बड़े बड़े सांसद और विधायक बन जाते हैं।